Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 5 सितंबर 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक टेस्ट लिया जाता है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने वाकई में आज के करंट अफेयर से कुछ ना कुछ सीखा है। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है, अगेन वहाँ पे फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। जो हर एक आर्टिकल होंगे उनका जो जीएस पेपर का सेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आजकल डेली बेसिस पे इसको लगा दिया जा रहा है। तो जैसे सबसे पहला आर्टिकल जो है ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे होलंगापर गिबॉन सेंचुरी के बारे में। सबसे पहले समझो इस गिबॉन का मतलब क्या है। गिबॉन बेसिकली इस प्रकार का जो ये एनिमल है इसको बोला जाता है, ठीक है। ये बंदर से मिलती जुलती प्रजाति है, स्पेशली एप की एक स्पीशी है। होता क्या है, यहाँ पर ये थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े ज़्यादा होशियार होते हैं। इनकी जो फैमिली बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलती है। तो हुआ क्या है कि इन गिबॉन को लेकर ना, वैसे तो बहुत कम पाए जाते हैं, इन गिबॉन को लेकर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सेंचुरी है जिसका नाम है होलंगापर गिबॉन सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर में ये जो जंगल हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ये जो गिबॉन है ये पाए जाते हैं। अब देखने को क्या मिलता है, खबर पिछले कुछ समय पर यह निकल कर आई है कि हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट उन्होंने सजेस्ट ये किया है कि जो ये होलंगापर गिबॉन सेंचुरी है यहाँ से जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसका रास्ता बदला जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ट्रेन की पटरियाँ बिछाओगे तो इससे कहीं ना कहीं इन जानवरों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इवन यहाँ पर रेलवे की पटरियाँ बिछाने के बाद में ये जो जानवर है ये बढ़ चुके हैं, आधे इधर आधे उधर। इनकी जो फैमिलीज़ है वो बढ़ चुकी हैं ट्रेन के पटरी के इधर और उधर की साइड में। तो ये जो ट्रैकिंग है इसको वापस से रीरूट करना चाहिए, रास्ता चेंज करना चाहिए, ये यहाँ पर साइंटिस्ट ने सजेशन दिया है। इस वजह से होलंगापर गिबॉन सेंचुरी जो है चर्चा में है और आपने इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, जैसे कि इसका लोकेशन ध्यान रखना दोस्तों। असम के अंदर स्पेशली जोरहट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये होलंगापर गिबॉन सेंचुरी आज के समय पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है वो है लोकेशन। तो असम कहाँ पर है, तो असम हमारा एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट आपको देखने को मिलेगा। ये बीचों बीच में आपको येलो कलर का असम दिख रहा होगा, एक बड़ा सा राज्य है जिसके साथ में कई सारी बाउंड्रीज कई सारे स्टेट्स जो हैं अपने बाउंड्रीज़ को असम के साथ में शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है, देन उसके बाद में असम के ईस्टर्न साइड में आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, मणिपुर देखने को मिलेगा, साउथ में मिजोरम है, त्रिपुरा है, फिर मेघालय देखने को मिलेगा, और इधर वेस्ट साइड में आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे स्टेट्स हैं जो कि असम के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। साथ ही साथ में असम एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगाता है भूटान के साथ में, ये ऊपर जस्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है जोरहट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये होलंगापर गिबॉन सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो नाम है ये रखा गया था 25 मई 2004 में, उससे पहले ये किसी और नाम से जाना जाया करता था। दोस्तों यहाँ का अगर वेजिटेशन देखोगे तो कई सारे अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और जानवरों को देखोगे तो कई सारे अलग अलग प्रकार की जो एनिमल की स्पीशीज़ हैं वो भी देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो सेंचुरी है ना, ये इकलौता घर है हमारे एप्स का। इंडिया में जो ये एप्स पाए जाते हैं, ये जो बंदर वाली स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, ये केवल और केवल इसी पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये गिबॉन है ना, इसको हम लोग पूरा जो नाम है इसका नाम है हुलॉक गिबॉन। और हुलॉक गिबॉन में भी दो प्रकार के होते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। अभी इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये हुलॉक गिबॉन क्या है, जो कि प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब कि ये है गिबॉन हमारा। इसकी सबसे ज़्यादा स्पीशी इसी सेंचुरी में देखने को मिलती है, असम में। तो ये हुलॉक गिबॉन एक लौता एप है जो भारत में पाया जाता है, एक लौती स्पीशी है ये वाली जो भारत में पाई जाती है। उसके अलावा बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, साउथ वेस्ट चाइना में भी आपको ये देखने को मिलेगी।
गिबॉन जो हैं ये छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं सभी एप्स के अंदर में, यानी जो एप्स की सारी प्रजातियाँ होती हैं, इनके आसपास की जो सारी प्रजातियाँ होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तेज़, सबसे छोटे साइज़ के ये देखने को मिलेंगे। हुलो गिबो भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर में गिबॉन की 20 प्रजातियाँ हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति ये हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन स्पेशली असम में देखने को मिलती है। हुलो गिबो को दो अलग अलग यहाँ पे कैटेगराइजेशन में बांट रखा है, एक है वेस्टर्न हुलो गिबो, दूसरा ईस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्ट साइड में पाया जाने वाला वेस्टर्न हुलो गिबो, ईस्ट साइड में पाया जाने वाला ईस्टर्न हुलो गिबो। ऐसा है क्या? देखो अब समझना यहाँ पे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जितने भी सभी एप्स की स्पीशीज़ होती हैं ये सभी बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, इनकी पर्सनैलिटीज़ अलग होती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनका जो फैमिली बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब बात आती है यहाँ पर इन दोनों के बारे में पढ़ने की। वेस्टर्न हुलो गिबो के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। इसकी ज़्यादा रेंज नहीं है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में जो स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में देखने को मिलेगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इन सब की बात कर रहे हैं तो सभी स्टेट्स में ये देखने को मिलता है। हुलो गिबो को IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडेंजर्ड कैटेगरी या फिर कह सकते हो IUCN का स्टेटस पूछा जाता है। तो IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर करने का मतलब है इसकी संख्या लगातार खत्म हो रही है, ये जो प्रजाति है जानवर की काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। दूसरा आता है ईस्टर्न हुलो गिबो, ये आपको अरुणाचल प्रदेश, असम में देखने को मिल जाएगा, प्लस नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में, चाइना में भी आपको देखने को मिलेगा। इसको IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर कर रखा है। अगेन ये भी खतरे में है, लेकिन इस वेस्टर्न हुलो गिबो से थोड़ा कम खतरे में आपको ये देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ऐसे आपने आर्टिकल को पढ़ना है। आर्टिकल न्यूज़ क्या थी वो पढ़ा, उसका बैकग्राउंड डेटा बहुत अच्छे से आपने कवर किया। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। दोस्तों एक जो ये आर्टिकल है ना, ये भी पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल, तो ये जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है अभी इसको लॉन्च किया गया है। तो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल या फ्लैक्स फ्यूल इंजन क्या होता है सब कुछ बताऊंगा। इसको GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो हाल ही में हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो हैं, इन्होंने यहाँ पर BS6 स्टेज 2 का इलेक्ट्रीफाइड जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। ये फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका इंजन गजब का है, और इसका इंजन गजब का है, और इसी वजह से यहाँ पर कह सकते हो ये पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल पे भी चल सकती है। इथेनॉल जो होता है ना, जो गन्ने से बनाया जा रहा है, मक्के से बनाया जा रहा है, उससे भी यहाँ पर चल सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दुनिया की पहली BS6 स्टेज 2 की इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है। इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के अंदर में आप कह सकते हो दोनों इंजन्स हैं, एक तो फ्लैक्सी फ्यूल वाला इंजन भी है, प्लस इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये फ्लैक्सिबल फ्यूल कार्स होती हैं, फ्लैक्सिबल इंजन वाली, ये कैसे इथेनॉल का यूज़ करेंगे। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स की जब दोस्तों हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर में एक कंबशन इंजन देखने को मिलेगा, और वो जो इंजन है वो गैसोलीन के ऊपर भी काम कर सकता है, या फिर कह सकते हो पेट्रोल के साथ साथ जो इथेनॉल आप ब्लेंड कर दो उसके साथ भी काम कर सकता है। यानी पेट्रोल आप बहुत कम लो, 83% तक उसमें इथेनॉल मिला दो, तब भी गाड़ी चल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं इनको तैयार किया गया है। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के अंदर में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रेशियो होता है, स्पेशली यहाँ पर ऐसा जो तेल, ऐसा फ्यूल हम लोग बनाते हैं जिसमें जो रेशियो होता है उसमें इथेनॉल ज़्यादा होता है। यानी पेट्रोल केवल 15% होगा, सपोज यहाँ पे 100, ठीक है, 100% का यहाँ पे अमाउंट रखा गया है, तो इसमें से 15% केवल पेट्रोल होगा और 85% आप इसमें इथेनॉल डाल सकते हो। इथेनॉल, अब ये मत कहना है मुझे इथेनॉल नहीं पता है क्या होता है। इथेनॉल, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, एक बायोफ्यूल है, एक ऐसा बायोफ्यूल जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। अब ये होता कैसे है, जब हम लोग यहाँ पर जो शुगर केन वगैरह होता है ना, इससे यहाँ पर इसको बनाते हैं। स्पेशली यहाँ पर मक्का हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ऐसे कई सारे क्रॉप्स, कई सारे फसलें आपको देखने को मिलेंगी, जिसके माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, इस इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। इथेनॉल पेट्रोल से ज़्यादा अफोर्डेबल है, पेट्रोल से ज़्यादा सस्ता है, आप अपने देश में बना सकते हो। अभी पेट्रोल के लिए हमें बहुत सारे देशों के ऊपर अपनी निर्भरता दिखानी पड़ती है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हैं अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर में, उनसे बहुत सारा पेट्रोल कच्चा तेल परचेज़ करते हैं। लेकिन इथेनॉल के मामले में ऐसा नहीं है। इथेनॉल हम अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने देश में यहाँ पर इसको ग्रो कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कच्चे तेल को लेकर हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद सारी हमारी डोमेस्टिक जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो उसको पूरा किया जाता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे इससे एक और फ़ायदा है, एनवायरमेंट के ऊपर फ़ायदा है। अगर आप लोग डायरेक्टली पेट्रोल का यूज़ करते हो गाड़ी मोटर के अंदर में, तो इससे बहुत सारा कार्बन एमिशंस होता है,
पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बट इथेनॉल ब्लेंडेड वाला जो पेट्रोल होता है जिसमें इथेनॉल मिलाया गया है, इससे एमिशंस कम हो जाते हैं। जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और भारत जो है 5वां लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इथेनॉल के मामले में, ध्यान रखना। यानी इथेनॉल का प्रोडक्शन ऑलरेडी दुनिया में कई सारी कंट्रीज़ बड़े लेवल पर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यूएस, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ये टॉप 4 कंट्रीज़ हैं, ये टॉप 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं इथेनॉल के। और भारत इसमें 5वें नंबर पर आता है, इनके बाद इंडिया ही है जो कि इथेनॉल का प्रोडक्शन करना अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। काफ़ी हद तक परसेंटेज तक हम लोगों ने पेट्रोल के अंदर में इथेनॉल मिलाना स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि ये फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल क्या है, इथेनॉल क्या है, और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस प्रकार के जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन हैं ये ऑलरेडी पॉपुलर हैं दुनिया भर की कंट्रीज़ में, ब्राज़ील में, यूएस में, यूरोपियन यूनियन में, चाइना में। और यही टॉप 4 कंट्रीज़ हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन के मामले में। इंडिया यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। समझ गए? तो ये फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल हर दोनों चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप इसमें फ्लैक्स फ्यूल का यूज़ भी कर सकते हो प्लस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी चल सकता है। इस वजह से इसका नाम इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल का नाम रखा गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में दोस्तों इल्यूमेटी के बारे में बात की जा रही है। अब इल्यूमेटी क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता होगा स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष में कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रखा है। यानी जैसे फुटबॉल का फील्ड होता है ना, उतने बड़ा एक स्पेस स्टेशन हमारे अंतरिक्ष में जो इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जिसको कई सारी कंट्रीज़ ने, अमेरिका के नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जापान की स्पेस एजेंसी ने, कनाडा की स्पेस एजेंसी ने, इन सब ने मिलकर यहाँ पे इसको तैयार करके स्पेस में लॉन्च किया था। और इसके अंदर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो जाते हैं, रिसर्चेस वगैरह करते हैं, रुक जाते हैं इसमें काफ़ी समय तक। अभी आपको पता होगा कुछ एस्ट्रोनॉट्स गए भी हैं ऑलरेडी, जो कि स्पेस स्टेशन में ठहरेंगे कुछ महीनों तक। तो इसमें ठहरने की व्यवस्था बनी हुई है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक और अलग से जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर नासा भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है इल्यूमेटी। तो न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा जो है ये अभी यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर रहा है। और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग जानेंगे इल्यूमेटी के नाम से, यानी इंटीग्रेटेड LCRD लो अर्थ ऑर्बिट यूज़र मॉडेम एंड एम्पलीफायर टर्मिनल। ये बेसिकली स्पेस स्टेशन के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जो स्पेस स्टेशन जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्पेस एजेंसी में लॉन्च कर रखा है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। तो इल्यूमेटी क्या है, ये कह सकते हो कि एक जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसने साइज़ का यहाँ पर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नज़र आएगा ये, जो कि हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर रहेगा और कहीं ना कहीं एक लेज़र के माध्यम से हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कनेक्शंस को यहाँ पर इम्प्रूव करेगा। कहने का मतलब है ये ऑलरेडी स्पेस एजेंसी का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है काम कर रहा है, साथ साथ में हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इल्यूमेटी को भेजेंगे। ये क्या करेगा, हमारे इस स्पेस स्टेशन के साथ में कनेक्शंस बैठाएगा। कैसे? लेज़र के माध्यम से। ये लेज़र से कम्युनिकेशन करेगा और कम्युनिकेशन करने के बाद में इस स्पेस स्टेशन की सारी जानकारी यहाँ पर दूसरे लेज़र से नीचे पृथ्वी पर भेजेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जा रही है। तो इल्यूमेटी के साथ साथ यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी हमने LCRD लॉन्च कर रखा है दिसंबर 2021 में। अब यहाँ पर ये दूसरा इसका सिस्टम है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एंड टू एंड लेज़र रिले सिस्टम है, जो कि प्रॉपरली लेज़र के ऊपर फोकस करेगा। अब इसका मेन काम क्या होगा? देखो, इसका मेन काम ये होगा कि ये हमें बहुत हाई रिजोल्यूशन का डेटा भेजने का काम करेगा। हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस, बड़ी HD क्वालिटी की इमेजेस, वीडियोज़ वगैरह शेयर करने का काम करेगा। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी के वीडियोस हम लोग को यहाँ पर मिल पाएंगे। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि जो लेज़र कम्युनिकेशन है, लेज़र कम्युनिकेशन से यहाँ पे हम ज़्यादा मात्रा में जो डेटा है, ठीक है, वो सिंगल ट्रांसमिशन में ज़्यादा डेटा को वहाँ से रिसीव कर पाएंगे, स्पेस से ज़्यादा डेटा पृथ्वी पर लेकर आ सकेंगे। ये सारे के सारे इसके जो बेनिफिट्स हैं इल्यूमेटी के, वो आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन जो है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 2000+ लाइक्स का, प्लीज़ इतना आप सपोर्ट कर सकते हो। मैं डेली बोलता हूँ, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लाइक करना भूल जाते हैं, तो मैं उनको याद दिला रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको प्रेस करो और 2000 का टारगेट पूरा करो। अगले आर्टिकल में टेथर ड्रोन्स के बारे में बात की जा रही है। आपने ड्रोन का नाम तो सुना होगा, कई प्रकार के ड्रोन पड़े होंगे आजकल। तो यहाँ पर शादियों में, फंक्शन में भी यहाँ पर जो शूटिंग चल रही है ना, कैसेट्स लोग वगैरह बनवाते हैं, तो उसमें भी ड्रोन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ड्रोन आप समझते हो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इन्हीं ड्रोन में यहाँ पर एक नई कैटेगरी आती है टेथर ड्रोन की। टेथर ड्रोन क्या होता है? एक बेसिकली टेथर ड्रोन में ना एक ग्राउंड स्टेशन होता है, यानी एक प्रकार का यहाँ पर पूरा सेटअप नीचे रहेगा, एक बॉक्स रहेगा और उस बॉक्स से यहाँ पर ये ड्रोन कनेक्टेड होता है एक केबल के माध्यम से, एक तार के माध्यम से। इसी केबल को हम लोग टेथर्ड के नाम से जानते हैं।
यानी ये ड्रोन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, आप इसको रिमोट से नहीं उड़ाओगे, ये केवल एक बॉक्स से कनेक्टेड रहेगा। उस बॉक्स के माध्यम से यहाँ पर ये, जहाँ पर ये बॉक्स रखोगे उसी एरिया में, उसी आसपास एरिया में यहाँ पर ये उड़ता रहेगा, लेकिन इसका जो केबल है ये जुड़ा रहेगा ड्रोन के साथ में, और उस एरिया की जो इन्फॉर्मेशन है आपको देता रहेगा। कहोगे तो बेकार है, क्या फ़ायदा है? देखो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं ना, उससे कई सारे फ़ायदे हैं इसके एंटेथर ड्रोन के। कैसे, वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले हम ये समझेंगे आखिरकार ये चर्चा में क्यों है न्यूज़ में। इसलिए क्योंकि भारत की आर्मी ने हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और बोला है कि 130 टेथर ड्रोन्स को हम लोग परचेज करेंगे। साथ ही साथ में 19 टैंक ड्राइवर स्टिमुलेटर्स को यहाँ पे परचेज किया जाएगा इमरजेंसी कॉन्सेप्ट में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, टेथर ड्रोन क्या होता है? टेथर ड्रोन बेसिकली एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी ऑब्वियस सी बात है यूएवी को हम ड्रोन के नाम से जानते हैं, है ना, इसमें कोई इंसान नहीं बैठता है, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट रहेगा। टेथर ड्रोन में हमारे पास में एक बेस स्टेशन होता है, यानी कि हमारे धरती पर एक बेस स्टेशन रखा रहेगा, जैसा आप ये बॉक्स देख पा रहे हो, समझ गए। और इसी बेस स्टेशन से केबल के माध्यम से जो हमारा ड्रोन है वो कनेक्टेड रहेगा। और फिर उसके बाद बोला जाता है कि जो ये टेथर है, ये जो केबल है, ये केबल यहाँ पे कह सकते हो पावर और डेटा कम्युनिकेशन का काम करेगा, हमारे ड्रोन को देने का काम करेगा। और इससे यहाँ पर जो ड्रोन है वो लंबे समय तक चल सकता है। जो नॉर्मल ड्रोन्स हैं उनकी बैटरी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, भाई जब तक बैटरी चलेगी तब तक ड्रोन उड़ेगा। जो नॉर्मल वाले ड्रोन्स होते हैं आपको पता होगा, उनमें हम बैटरीज का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बैटरी वाले ड्रोन से काफ़ी गुना ज़्यादा देरी तक यहाँ पर ये टेथर ड्रोन्स चल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये जो ड्रोन है ये केवल और केवल एक पर्टिकुलर टास्क के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, ऑपरेट कराए जाते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला फ़ायदा यहाँ पर यह कि इस प्रकार के जो ड्रोन है ये बिल्कुल परफेक्ट है डेटा को गेन करने के लिए। अगर हमें डेटा निकालना है एक पर्टिकुलर एरिया का, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ड्रोन ये है। और इससे यहाँ पर ह्यूमन एरर कम हो जाता है, क्योंकि एक जो नॉर्मल ड्रोन है भाई उसमें बैटरी भी है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, चला रहे हो, उसमें ह्यूमन एरर के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, टेक्निकल क्रैशेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ड्रोन क्रैश हो जाते हैं। बट इसमें वो चांसेस नहीं है, तो आपका ड्रोन बिल्कुल सिक्योर रहेगा, आपको बिल्कुल सिक्योर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। साथ साथ में कई बार यहाँ पे जब आपके ड्रोन उड़ रहे होते हैं तो उस ड्रोन को हैक करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो वायर वाला ड्रोन है इसमें हैक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। साथ ही साथ में दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं उसमें आपको लोकेशन चाहिए होती है, जीपीएस चाहिए होता है, जीपीएस नेविगेशन, है ना, वो गाइडेंस चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर इसमें कोई ऐसी लोकेशन की, कोई ऐसी जीपीएस नेविगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपने ध्यान में रखना है। ज़्यादातर जो ये वायर वाले ड्रोन होते हैं, टेथर ड्रोन जो होते हैं, इनका जो उड़ने की क्षमता होती है वो नॉर्मल बैटरी वाले ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी दोस्तों, बैटरी वाले ड्रोन को जब हम रिमोट से उड़ाते हैं तो आपके पास में उसको उड़ाना आना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पायलटिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसको उड़ाने का तरीका पता होना चाहिए, समझ गए। लेकिन यहाँ पर ये जो टेथर ड्रोन है इनमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसको कोई ज़्यादा पायलटिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, वो केवल अपने टास्क पर फोकस करके इस ड्रोन को चला सकता है। क्लियर? तो टेथर ड्रोन्स क्या होते हैं, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल में टाकेहे बर्ड के बारे में बात की जा रही है। ये जो टाकेहे बर्ड है ये इस प्रकार की चिड़िया आपको देखने को मिलेगी, उड़ती नहीं है ये, ठीक है। इसकी कलर जो है रंग बिरंगी से आपको नज़र आएगा, पैर गुलाबी से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, चोंच गुलाबी सी है, थोड़ा कलर ग्रीन है, थोड़ा कलर आपको ब्लू देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये बर्ड न्यूज़ में क्यों बनी हुई है मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस बर्ड का नाम है टाकेहे। ये बोला जा रहा है कि आज से 10 साल पहले ये बर्ड विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म मतलब कि प्रजाति पूरी ख़त्म हो चुकी है, ये अब दिखाई नहीं देती है। 10 साल पहले इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के कुछ जंगलों के अंदर में वापस से इस टाकेहे बर्ड को देखा गया है। इस वजह से यहाँ पर ये जो बर्ड है वो न्यूज़ में आ रही है। तो टाकेहे बर्ड आपने ध्यान में रखना है कि ये दुनिया की बहुत मुश्किल से दिखाई देने वाला एक क्रीचर है, जो कि स्पेशली न्यूजीलैंड के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड का जो इकोसिस्टम है, न्यूजीलैंड का जो पूरा का पूरा यहाँ पर एनवायरनमेंट है, उसी का यहाँ पर ये हिस्सा है। बहुत लंबे समय पहले यहाँ पर ये देखने को मिला करता था। इवन इसकी जो पॉपुलेशन, इस बर्ड की जो पॉपुलेशन है, ये 1800 के समय पर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला करती थी, जब यूरोपियन जो सेटलर्स थे वो आए अपने एनिमल्स के साथ में, है ना, और सेटअप होना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो बर्ड है, ये बर्ड लंबे समय से, इसका इतिहास देखोगे तो बहुत पुराना है। लेकिन होता क्या है कि 1898 के अंदर में ये जो बर्ड है इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। 1898 में ये बर्ड पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ कई सालों बाद यहाँ पर क्या हुआ, वापस से इस बर्ड को देखने को मिला है। ये जो बर्ड है 1948 में वापस से रीडिस्कवर करी गई थी न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के कुछ एरियाज़ में।
तो इनके नंबर्स तब से थोड़े से ग्रो होते हुए नजर आए। ठीक है, तो एक ऐसी बर्ड जो कि 10 साल पहले एक विलुप्त डिक्लेयर कर दी गई थी, वो वापस से दिखाई पड़नी शुरू हो चुकी है न्यूजीलैंड के अंदर, जो कि एक अच्छी बात भी है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो जैसे मैंने आपको बोला, रंग बिरंगा सा यहाँ पर इसका कलर है। ठीक है, ग्रीन कलर के विंग्स हैं, रेड कलर की इसकी चोंच है, इसके पैर पिंक कलर के हैं, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। इसका जो साइज़ है, कह सकते हो एक मुर्गे का जो साइज़ होता है ना, उस साइज़ तक यहाँ पर ये ग्रो कर सकता है। इसका वजन 3 किलोग्राम तक हो सकता है। ब्रीडिंग की बात करेंगे तो साल में एक बार यहाँ पर ये बर्ड ब्रीड करती है। ठीक है, उसके साथ साथ इनका लाइफ स्पैन की बात करेंगे, जंगलों में 18 साल तक जीवित रह सकती है, बाकी सेंचुरीज में अगर इनको प्रोटेक्शन देखोगे तो 22 साल तक यहाँ पर ये जी सकती है। डाइट की बात करेंगे तो इन बर्ड्स की जो मेन डाइट होती है वो है हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर इनको लेना पसंद है, स्पेशली यहाँ पर जो स्टार्ची लीव्स होती हैं, सीड्स होती हैं, उनको कंज्यूम करना ये पसंद करती हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आज का आपने थंबनेल देखा होगा वो इसी के ऊपर होगा। अब क्या है, काफ़ी सारे लोग थंबनेल देखकर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, वॉकिंग लीव क्या है? क्या कोई पत्ता है, चलने वाला पत्ता मिला है? नहीं, ये एक कीड़ा है दोस्तों। स्क्रीन पर आपको ये जो कीड़ा दिख रहा है ना, इसी को हम लोग वॉकिंग लीव्स के नाम से जानते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पे वॉकिंग लीफ क्या है? ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि देखने में बिल्कुल पत्ते की तरह ही लग रहा है ना? ये आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल एकदम लीफ का शेप है और इधर यहाँ पर इसका मुंह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वाकई में है ये इंसेक्ट। तो एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम जो है, इन्होंने अभी इसकी कुछ जो लीफ इंसेक्ट्स हैं ना, जो पत्ते वाले जो ये कीड़े हैं, इनकी कुछ और स्पीशीज़ के बारे में बताया है और इनको नाम दिया गया है वॉकिंग लीफ, चलने वाला पत्ता। खैर है ये कीड़ा ही, कोई ऐसा पत्ता नहीं जो चल रहा है, समझ गए? तो वॉकिंग लीव्स को हम लोग लीफ इंसेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, प्लस ऐसे इंसेक्ट जो कि पत्तों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। इनकी कई सारी स्पीशीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये जो कीड़े हैं ये पत्तों को खाने का काम करते हैं। जो हमारे घने जंगल होता है वहाँ पे रहना इनको पसंद है, ज़्यादा पत्तों को खाना पसंद है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इस प्रकार के जो कीड़े हैं ये हमारे इंडियन ओशन के अंदर जो आइलैंड्स पाए जाते हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यहाँ पर ये कीड़े देखने को मिलेंगे। इनके फीचर्स की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर जो इनका लेंथ है बॉडी का वो 3.9 इंचेस तक ग्रो कर सकता है। जो मेल होते हैं, यानी इन इंसेक्ट्स में जो मेल और फीमेल होते हैं, स्पेशली यहाँ पर जो मेल होते हैं वो फीमेल से साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हो कि ज़्यादातर ब्राउन और ग्रीन कलर के यहाँ पर ये जो कीड़े हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो फीमेल की वॉकिंग होती है, यानी कि जो फीमेल है, फीमेल जो है, इसमें ध्यान रखना, ये जो कीड़े हैं ना, इनमें जो फीमेल वाला कीड़ा होता है वो केवल यहाँ पर वॉक करता है, चलता है, उड़ नहीं सकता, जबकि मेल वाला थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस तक उड़ भी सकता है। मेल वाला जो कीड़ा है इसका, ये थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस तक उड़ भी सकता है। एक सबसे खतरनाक बात यहाँ पर यह बोली जाती है कि इन कीड़ों के जो हाथ और पैर हैं, अगर यहाँ पर किसी कारणवश यहाँ पर वो ख़राब हो जाते हैं तो ये वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, वो हाथ पैर वापस आ सकते हैं इस वॉकिंग लीफ के कीड़े के। बाकी बात आती है रिप्रोडक्शन की, तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं और स्पेशली यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल यहाँ पर अंडे देती है, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो चलता है। तो ये वॉकिंग लीव्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ, रिसेंटली न्यूज़ में था, इस वजह से यहाँ पे आपके साथ में इसको शेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को, सारे आर्टिकल्स को सुना होगा फुल कंसंट्रेशन के साथ में। अब आपके स्क्रीन पर सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, लाइन से स्टार्टिंग से मैं पहले आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर्स आप लोगों को बताना है, फिर लास्ट में एक साथ सभी के आंसर्स बताऊंगा ताकि आप रीमैच कर सको, चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बात करता है टेथर ड्रोन्स के बारे में। टेथर ड्रोन्स को लेकर दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यूएवी है, जो कि हमारे ग्राउंड से, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो टेथर ड्रोन्स होते हैं ये लंबे समय तक उड़ सकते हैं जब इनको हम कंपेयर करते हैं दूसरे बैटरी वाले ड्रोन से। तीसरा स्टेटमेंट, जो टेथर ड्रोन्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जीपीएस नेविगेशन की, लोकेशन की, ताकि ये ऑपरेट कर सकें। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर एक फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में बात की जा रही है। एक फ्लाइटलेस बर्ड है जिसका नाम है ताकेही। तो ये जो बर्ड है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। ये कौन से देश के अंदर पाई जाती है, कौन से देश की नेटिव है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी चाइना, सी ब्राज़ील, या फिर डी न्यूजीलैंड। बताओ सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में वॉकिंग लीव्स के बारे में आपसे पूछा गया है। वॉकिंग लीव्स को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये वॉकिंग लीव है ये इंसेक्ट्स हैं,
ये कीड़े हैं जो कि दूसरे पेड़ पत्तों को खाने का काम करते हैं, स्पेशली यहाँ पे छोटे छोटे पौधों को खाने का काम करते हैं और इनको यहाँ पे बहुत घने जंगल में रहना पसंद है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो मेल और फीमेल हैं, यानी इस कीड़े के जो मेल और फीमेल वाली प्रजाति हैं, दोनों के दोनों उड़ सकती हैं, बहुत दूरी का डिस्टेंस कवर कर सकती हैं उड़ते उड़ते। तीसरा स्टेटमेंट, इनके जो पैर और हाथ होते हैं ये वापस से इसको रीजनरेट कर सकते हैं, अगर कुछ होता है तो वापस से ये हाथ पैर को ला सकते हैं। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग वॉकिंग लीव्स? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में होलंगपर गिबॉन सेंचुरी के बारे में बात की गई है। तो इस सेंचुरी को लेकर आपको पूछा जा रहा है कि ये जो सेंचुरी है, ये जो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, या फिर डी मणिपुर। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटैम्प्ट किया होगा। चलो वो तो तब पता चलेगा जब मैं इसके आंसर बताऊंगा। रीमैच करते हैं और चेक करते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था होलंगपर गिबॉन सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर है बी असम। असम के अंदर में ये लोकेटेड है। फिर आपसे पूछा गया वॉकिंग लीव्स को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है? तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। 2 स्टेटमेंट कौन कौन से सही है? पहला वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? यहाँ पे कहा जा रहा है मेल और फीमेल जो है ये दोनों ही जो वॉकिंग लीव्स हैं ये फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं लंबे डिस्टेंस तक। ऐसा नहीं है, यहाँ पे फीमेल वाली फ्लाई नहीं कर सकती, मेल वाला फ्लाई कर सकता है, और वो भी थोड़ी सी दूरी तक, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक बर्ड ताकि ही जो हाल ही में न्यूज़ में है, बताओ कौन से देश की ये नेटिव बर्ड है? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अभी हमने डिस्कशन किया था। फिर बात की जा रही है टेथर ड्रोन्स को लेकर, बताओ तो ये स्टेटमेंट है, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? अगेन केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, वो कौन कौन से सही हैं और डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर टेथर ड्रोन्स एक प्रकार के यूएवी है जो कि हमारे ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड होता है एक बॉक्स के माध्यम से स्पेशली। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा जो टेथर ड्रोन्स हैं ये लंबे समय तक उड़ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द बैटरी वाले ड्रोन्स। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट में बोला जाता है कि इन ड्रोन्स को जीपीएस नेविगेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जीपीएस लोकेशन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर इन टेथर ड्रोन्स के अंदर में। दैट इज़ वाई केवल पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था पूरे का पूरा डिस्कशन। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटैम्प्ट किया होगा। क्या स्कोर आया है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।